Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences मुल्तान. स्टूडेंट्स, आज फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 14 है और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीएच इंडिकेटर्स. माय नेम इज़ डॉक्टर शमरा अकबर एंड आई एम अ फार्म डी ग्रेजुएट फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान. आज हम देखेंगे पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं. ये हमने जो है लास्ट लेक्चर में भी जो है पीएच इंडिकेटर्स के बारे में कुछ पढ़ा था. वहाँ हमने इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी. आज के लेक्चर में हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि किस थ्योरी पे काम करते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी क्या टाइप्स होती हैं, ये सब आज हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पीएच इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स की डेफिनेशन होती है कि इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर विद द चेंज ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच दे आर प्रेजेंट. इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. सबसे पहले तो आपने बात याद रखनी है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्यूशन की पीएच के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन की पीएच के हिसाब से अपना कलर चेंज करने की खसूसियत होती है इंडिकेटर्स के पास. और अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, तो आप कहेंगे कि इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वीक एसिड हो सकते हैं या वीक बेस होते हैं. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एक प्रॉपर्टी इसकी ये कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीक एसिड्स और वीक बेस होते हैं. और इनकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीक एसिड्स या वीक बेस अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन पीएच अपने कलर को जो है वो चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं. इसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं. ठीक है, तो पीएच इंडिकेटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पता चल रही है, तो इसलिए हम इसको पीएच इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं या सिंपली इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ये कुछ थ्योरी पे काम करते हैं, कुछ थ्योरी की बेस पे जो है ये वर्क करते हैं. और वो थ्योरीज कौन सी हैं जिनकी बेस पे ये काम करते हैं, वो है ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी और वो है दूसरी है बेंजीनॉइड कीनोनॉइड थ्योरी. इन दोनों थ्योरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडिकेटर्स जो है वो किस तरह से जो है वो काम करते हैं. ठीक है, तो देयर आर टू थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ विच द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर्स. ठीक है, दो थ्योरीज की बेस पे जो है वो इंडिकेटर्स काम करती हैं और इस थ्योरी की बेस पे जो है वो अपने कलर्स चेंज करते हैं. ठीक है, पहली है ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी, दूसरी है बेंजीनॉइड कीनोनॉइड थ्योरी. सो द फर्स्ट वन इज द ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी. अकॉर्डिंग टू ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी, इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन एंड डी आयोनाइजेशन. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अपने कलर क्यों चेंज करते हैं, या तो वो आयोनाइज हो जाएंगे या वो आयोनाइज नहीं होंगे. ठीक है, डी आयोनाइजेशन का मतलब है कि आयोनाइज नहीं होंगे. अब मैंने आयोनाइजेशन जो है हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ा है कि आयोनाइजेशन क्या होती है, कि इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल जो है या कोई भी एटम है वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होगा, आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा. ठीक है, अगर वो आयोनाइजेशन फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका कलर कुछ और होगा, इंडिकेटर तब अपना कलर कुछ और शो करेगा. और अगर वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है या डी आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तब इंडिकेटर का कलर कुछ और होगा. ठीक है, तो आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस एंड डीआयोनाइज्ड सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सो दे शो डिफरेंट कलर्स इन आयोनाइज्ड एंड डीआयोनाइज्ड स्टेट. ठीक है, अब जाहिर सी बात है आयोनाइज्ड सब्सटेंस और एक डीआयोनाइज्ड सब्सटेंस, इन दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क होगा जाहिर सी बात है होगा. क्योंकि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वाटर ही ले लेते हैं हम, तो ये इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. लेकिन जब ये आयोनाइज्ड होगा तो किस में आयोनाइज्ड होता है, ये H पॉजिटिव में आयोनाइज्ड होता है, ऐसे ही है, और हाइड्रोक्सिल आयन बना देता है, ऐसे ही है ना, दो डिफरेंट आयंस के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है. तो इसीलिए जब वाटर का मॉलिक्यूल जब जो इंडिकेटर है वो एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका कलर कुछ और होगा, और अगर वो आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो तब वो अपना कलर कुछ और शो करेगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने वैसे ही वाटर एग्जांपल दे दिया, लेकिन हम इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर्स में हम फिनोल्फथलीन ले लेते हैं. तो
जो है वो अगर अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका कलर कुछ और है, और अगर वो डी आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका कलर कुछ और है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि आयोनाइजेशन किस तरह से होती है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म कौन सी होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर के एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो ये ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी क्या कहती है कि इंडिकेटर्स जो है वो अपने कलर चेंज करते हैं आयोनाइजेशन और डी आयोनाइजेशन की बेस पे, और आयोनाइजेशन में भी जाहिर सी बात है उसका कोई और स्ट्रक्चर होगा उस कंपाउंड का, क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और डीआयोनाइज्ड फॉर्म में उसका कुछ और जो है वो स्ट्रक्चर होगा, और इसी स्ट्रक्चर की बेस पे वो डिफरेंट कलर्स को शो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, फिनोफ्थलीन की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन को जो है हम लिखते हैं HPH की फॉर्म में। PH फिनोफ्थलीन है, और इसके क्योंकि ये वीक एसिड होता है ना, फिनोफ्थलीन क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड है, इसके पास जो है हाइड्रोजन आयन जो है वो, वीक एसिड कौन होता है भला? वीक एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है, मैंने आप लोगों को बताया था ये आयोनाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर कि वीक एसिड क्या होता है। वीक एसिड वो होता है जिसको अगर हम किसी भी वाटर मीडियम में डालते हैं तो क्या होता है, अगर हम 5 मॉलिक्यूल एक वीक एसिड के डालेंगे तो उसमें से सिर्फ 2 जो है वो आयोनाइज होंगे, बाकी 3 के 3 वैसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, तो वो कम आयोनाइज हुए, कम हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसीलिए जो फिनोफ्थलीन है ये भी हमारा वीक एसिड है, क्योंकि इसकी खसूसियत है कि कम आयोनाइज होता है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, HPH की फॉर्म में। इट आयोनाइजेस इन सॉल्यूशन टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, एस स्मॉल एक्सटेंट कि कुछ हद तक जो है ये किसी सॉल्यूशन में जो है वो आयोनाइज होता है। कैसे आयोनाइज हो रहा है, देखें, HPH कलरलेस, अगर HPH फॉर्म में प्रेजेंट है एज अ इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन आयन उसका सेपरेट नहीं हुआ, ये इसकी अनआयोनाइज फॉर्म है। अगर अपनी अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या होगा कि वो कलरलेस होगा। पहली बात हमें क्या पता चली कि अनआयोनाइज फॉर्म में अगर हमारा जो है वो फिनोफ्थलीन प्रेजेंट है तो वो कलरलेस है। ठीक है, इसी तरह जब फिनोफ्थलीन जो है वो अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर आ जाता है, किस फॉर्म में आ जाएगा, जब आयोनाइज हो जाएगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, तो वो पिंक कलर शो करेगा। पिंक कलर किसका होता है, फिनोफ्थलीन का, हाइड्रोजन उससे सेपरेट हो जाएगा तो फिनोफ्थलीन अपना पिंक कलर शो करेगा। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन भी जो है वो अपनी आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कलरलेस होता है मोस्टली, और आयोनाइज्ड फॉर्म में पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो आगे भी ये लिखा हुआ है, अनआयोनाइज्ड और डीआयोनाइज्ड फॉर्म हैज डिफरेंट कलर देन द आयोनाइज्ड फॉर्म। ये हमने देखा कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म कलरलेस है और आयोनाइज्ड फॉर्म जो है इसकी फिनोफ्थलीन की वो पिंक है। ठीक है, The ionization of the indicator is largely affected in acids and bases as it is either a weak acid or a weak base। वो कहते हैं कि अगर इंडिकेटर जो है उसकी आयोनाइजेशन जो है किसी भी एसिड या बेस के अंदर जो है उसके अंदर इफेक्ट पड़ेगी। ठीक है, अगर वो एसिड में प्रेजेंट है तो वो वीक एसिड है ना, अगर इंडिकेटर वीक एसिड है और वो एसिड के अंदर प्रेजेंट है तो वो वहाँ पे कम आयोनाइज होगा। ठीक है, और अगर वही वीक एसिड एक बेस के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पे ज़्यादा आयोनाइज होगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक वीक बेस जो है वो एसिड के अंदर प्रेजेंट है तो वो वहाँ पे ज़्यादा आयोनाइज होगी। ठीक है, और अगर एक वीक बेस के अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा कि वहाँ पे जो है वो कम आयोनाइज होगी। अब ये क्यों कम आयोनाइज हो रही है कि अभी हमें आगे पढ़ते हैं। तो द आयोनाइजेशन ऑफ द इंडिकेटर इज लार्जली अफेक्टेड इन एसिड्स एंड बेसिस as it is either a weak acid or a weak base। ठीक है, अब कहते हैं कि if the indicator is a weak acid, अगर हमारा इंडिकेटर वीक एसिड है तो क्या है कि इट्स आयोनाइजेशन इज़ वेरी मच लो इन एसिड्स। ठीक है, तो मैंने ऊपर बताया कि अगर एसिड है, वीक एसिड को हम एसिड वाले सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे उसकी आयोनाइजेशन बहुत कम होगी। ठीक है, जब बहुत कम होगी, वो क्यों कम हुई, क्योंकि कॉमन हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे ना वहाँ पे। वीक एसिड तो पहले ही कम आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, और पहले से ही वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है उस एसिड के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि वो कम, इसी वजह से वो कम आयोनाइज होगा, और फिर वो जब कम आयोनाइज होगा तो उस बेस के ऊपर वो अपना कलर शो करेगा। ठीक है, और वाइल इट इज़ फेयरली आयोनाइज्ड एल्कलीज। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं अगर हम वीक एसिड को अगर अल्कली वाले सोल्यूशन में डाल देते हैं तो वो जो है वहाँ पे उसकी निस्बत जो है वो ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, मसलन कि अगर हम वीक एसिड एक मॉलिक्यूल है हमारे पास
जैसे कि फिनोल्फथलीन, इसको हम 5 मॉलिक्यूल एसिड के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट करें कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज है, बाकी दूसरा जो वैसे का वैसे ही प्रेजेंट है, चारों मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम 5 मॉलिक्यूल अल्कलीज के अंदर डाल रहे हैं तो यहाँ पे चांस है कि 5 के 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अल्कली के अंदर आयोनाइज हो जाएं, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली केस होता है वीक बेस के साथ कि इट्स आयोनाइजेशन इज लार्ज इन एसिड्स, ठीक है, एंड लो इन अल्कलीज की ड्यू टू कॉमन हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयंस पहले ही मौजूद हैं ज़्यादा, तो ये कम आयोनाइज होगा हमारी वीक बेस, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा हद तक जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी थ्योरी, ये थी ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी, जिसमें इंडिकेटर्स किस बेस पे अपना कलर चेंज कर रहे हैं, आयोनाइजेशन और डी आयोनाइजेशन की बेस पर, जैसे कि फिनोल्फथलीन, और भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो कि इस थ्योरी को फॉलो करते हैं। अब है हमारी बेंजीनॉइड क्यूनोनॉइड थ्योरी, ठीक है। इस बेस के, इस थ्योरी के मुताबिक जो है हमारा कोई भी इंडिकेटर, ठीक है, वो क्या इस थ्योरी के मुताबिक क्या कहता है कि जो हमारा इंडिकेटर है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, ठीक है, 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, और इन 2 फॉर्म्स की में जब वो प्रेजेंट होता है तो उन 2 फॉर्म्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर भी होंगे, ठीक है। तो इन्हीं 2 फॉर्म्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से वो डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर शो करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको कि अकॉर्डिंग टू बेंजीनॉइड क्यूनोनॉइड थ्योरी एन एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट इन 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये टोटोमेरिक फॉर्म्स क्या है, ये टोटोमेरिज्म एक पूरा फिनोमिना होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है उसके पास 2 आइसोमर्स होते हैं, एक सेम मॉलिक्यूल के पास 2 आइसोमर्स हुए हैं, ठीक है, कि मतलब कि 2 टोटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, होगा एक ही मतलब के सब्सटेंस, लेकिन वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब वो 2 फॉर्म्स में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाती है। केमिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगी कि यहाँ उसके जो बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर जाएंगे, तो एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टोटोमेरिक फॉर्म्स, ठीक है। तो 1 फॉर्म जो होती है मोस्टली वो कौन सी होती है, बेंजीनॉइड फॉर्म होती है, और दूसरी है हमारी क्यूनोनॉइड फॉर्म। इंडिकेटर की एक फॉर्म बेंजीनॉइड फॉर्म होगी और दूसरी फॉर्म कौन सी होगी, क्यूनोनॉइड फॉर्म होगी, ठीक है। द 2 फॉर्म्स हैव डिफरेंट कलर्स, दोनों फॉर्म्स के डिफरेंट कलर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसलिए कलर भी डिफरेंट। द चेंज इज ड्यू टू द इंटर कन्वर्जन ऑफ 1 टोटोमेरिक फॉर्म इनटू अनदर। अब ये कलर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जैसे ही एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड है उसकी जो है वो कितना एसिडिक और कितना बेसिक है, ठीक है। तो 1 फॉर्म मेनली एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड द अदर फॉर्म एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम। वो कहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक फॉर्म ऐसी होती है लाजमन जो कि एसिडिक मीडियम में ही एग्जिस्ट करेगी, और दूसरी जो है वो उसके पास खसूसियत होती है कि वो बेसिक मीडियम के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक होगी बात। नेक्स्ट है ये देखेंगे यहाँ पे बेंजोनॉइड फॉर्म है, ये बेंजोनॉइड फॉर्म है, और ये हमारे पास क्यूनोनॉइड फॉर्म है, ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के ऊपर देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब आप ये बेंजोनॉइड फॉर्म देखें, ये हमारी एसिडिक फॉर्म होती है, मोस्टली जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनकी एसिडिक फॉर्म को हम बेंजोनॉइड फॉर्म कहते हैं। जो बेसिक फॉर्म होती है हमारे इंडिकेटर्स की उन्हें हम क्यूनोनॉइड फॉर्म कहते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, लेकिन जब ये क्यूनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया दोनों साइड्स पे, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट कर गया, और ये देखो ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये वैसे का वैसे रहा। तो थोड़ा बहुत चेंज आया स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसी बेस पे जो है ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी जो है वो डिटेल पढ़ते हैं कि दस ड्यूरिंग टाइट्रेशन द मीडियम चेंजेस फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलीन और वाइस वर्सा। तो वो यही कहते हैं कि जब भी टाइट्रेशन होती है तो क्या होता है कि मीडियम जो है, मीडियम कौन सा, कि जिसकी हम पीएच पता कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी पीएच हमने मालूम करनी है, वो मीडियम चेंज होता है फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलीन या फिर अल्कलीन टू एसिडिक, ठीक है। और इसी बेस पे जो है क्या होता है कि कलर शो होता है। एसिडिक में अगर था तो उसका बेंजीनॉइड फॉर्म थी, अगर अल्कलीन में है तो क्विनोनॉइड फॉर्म है, ठीक है। द चेंज इन पीएच कन्वर्ट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ कलर, ठीक है। अब जैसे ही एसिडिक से अल्कलाइन होगा
तो बेंजोनाइट फॉर्म से क्विनोनाइट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो कलर चेंज हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक हो गया, ठीक है, रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ कलर। मिसाल के तौर पर आप फिनोफ्थलीन को देखें। फिनोफ्थलीन क्या है जी? फिनोफ्थलीन हैज़ बेंजीनॉइड फॉर्म इन एसिडिक मीडियम एंड इज कलरलेस एंड क्विनोनाइड फॉर्म इन बेसिक मीडियम सो पिंक इन कलर, ठीक है जी। फिनोफ्थलीन क्या है कि अगर एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है तो हमें पता होगा कि उसकी बेंजोनाइड फॉर्म होती है और वो कलरलेस होगा, ठीक है। और जैसे ही वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होगा तो वो अपनी क्विनोनाइड फॉर्म ले लेगा और पिंक कलर का हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक हो गया, ठीक है। ये जो टाइट्रेशन वर्ड है ये हम आगे भी थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं कि टाइट्रेशन क्या होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इंडिकेटर्स की, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, एसिड में उसने रेड कलर देना है और बेस में उसने ऑरेंज कलर देना है। मिथाइल रेड है, इसने एसिड में रेड कलर देना है और बेस में येलो कलर देना है। लिटमस पेपर है हमारा, ये हमने पढ़ा था, एसिड में रेड कलर देगा और बेस में ब्लू कलर देगा। फिर है जी फिनोफ्थलीन है हमारी, ये कलरलेस होती है एसिड में और बेस जो है ये वो बेस में जो है पिंक कलर देता है, ठीक है। ये जो कुछ एग्जांपल्स है ना इंडिकेटर्स की, ये जैसे फिनोफ्थलीन, लिटमस पेपर, हमारा पीएच पेपर, फिर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, इनकी जो कलर्स है ना आपको फिंगर टिप्स में आने चाहिए, क्योंकि वाइवा में आपसे पूछा जा सकते हैं कि फिनोफ्थलीन एसिड में कौन सा कलर शो करता है और बेस में कौन सा कलर शो करता है, ठीक है। अच्छा, ये थी हमारी थ्योरीज, जिसमें हमने जो दो थ्योरीज पढ़ी, एक हमारी ओस्टवर्ल्ड थ्योरी थी, दूसरी जो हमारी थ्योरी थी वो थी बेंजीनॉइड एंड क्यूनोनॉइड थ्योरी। क्यूनोनॉइड और बेंजोनॉइड जो थ्योरी थी वो क्या थी कि वो थ्योरी हमें बताती है कि जो हमारा कोई भी इंडिकेटर है वो दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक बेंजोनाइड फॉर्म के अंदर, दूसरा क्यूनोनाइड फॉर्म के अंदर। और जब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो कलर चेंज होता है, ठीक है। इन्हीं जो फॉर्म्स की जो इंटर कन्वर्जन की वजह से जो है वो कलर चेंज होता है और हमें पता चलता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक है कि एसिडिक है, ठीक है। अब जो है कुछ टाइप्स हम डिस्कस करने लगे हैं पीएच इंडिकेटर्स की, ठीक है। देयर आर 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स विच आर एसिड बेस इंडिकेटर्स, रिडॉक्स इंडिकेटर्स एंड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हम टाइट्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन जो है ये एक फिनोमिना होता है, टाइट्रेशन जो है ये एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है कि ये टेक्निक है इन विच अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन। मतलब कि ये क्या होता है कि ये हम मोस्टली लैब्स के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमें एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, पीएच, वॉल्यूम सब कुछ पता होता है, लेकिन जो दूसरा सॉल्यूशन होता है उसकी हमें ना कंसंट्रेशन पता होती है, ना उसकी पीएच पता होती है, ना उसका वॉल्यूम पता होता है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन नॉन है, दूसरा हमें अननोन है, तो इस बेस के ऊपर जो है हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं और दूसरे सॉल्यूशन की जो है हम कंसंट्रेशन जो है उसको हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो टाइट्रेशन है एसिड बेस टाइट्रेशन होती है तो उसमें हम एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह रिडॉक्स टाइट्रेशन होगी तो उसमें हम रिडॉक्स इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। इस तरह प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होगी तो उसमें हम प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारे इंडिकेटर्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं? मोस्टली टाइट्रेशन के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये सारी मैंने टाइट्रेशन की टाइप्स बोली और टाइप्स के अंदर जो इंडिकेटर्स यूज़ हुए उस लिहाज से उनके नेम्स हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स, रिडॉक्स इंडिकेटर्स एंड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स, ठीक है। अब सबसे पहले है एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। These are the indicators that change their color as we change the pH of solution. For example, phenolphthalein, methyl orange, ठीक है। ये देखें बच्चों, थोड़ा सा ना मैं आपको टाइट्रेशन बता देती हूँ कि टाइट्रेशन जो है हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एक हमारे पास ब्यूरेट होता है और इसके अंदर हम वो सॉल्यूशन डालते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन जो है पीएच वगैरह हमें पता होती है कि ये हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। यहाँ पे हम जो है वो सॉल्यूशन डालते हैं जिसकी हमें कंसंट्रेशन जो है वो अननोन होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है अपना इंडिकेटर भी है वो डाल देते हैं, इस वाले सॉल्यूशन में हम डालते हैं इंडिकेटर, ठीक है। अब अगर ये सॉल्यूशन पहले से एसिडिक होगा ना, पहले से एसिडिक होगा और अगर हमने फिनोफ्थलीन डाला है
फर्ज करें कि ये एसिडिक है और हमने फिनोल्फथालीन जो है इंडिकेटर इसके अंदर डाल दिया, तो हमने पढ़ा है कि फिनोल्फथालीन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, ठीक है। अब ऊपर से हमें पता है कि मैंने कहा कि जो हम ब्यूरेट के थ्रू हम जो सोल्यूशन इसके अंदर डालेंगे वो हमें पता होगा कि वो साल्ट है या एसिड है। फ़र्ज़ करें हम साल्ट डाल रहे हैं, साल्ट कर रही हूँ, हम बेस डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बेस डालेंगे तो क्या होगा कि ये न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। एसिड और बेस का रिएक्शन हमने पढ़ा था ना कि ये न्यूट्रलाइज होते हैं, मतलब कि साल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम अब फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, यहाँ पे लिखती हूँ कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास एसिड के अंदर, ठीक है। और हमने जैसे ही पहला मॉलिक्यूल बेस का इसके अंदर डाला तो क्या हुआ कि एक एसिड का मॉलिक्यूल ने बेस के साथ रिएक्ट किया और सॉल्ट बना दिया। पीछे कितने बचे, 9 एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। और हमने फिर क्या किया कि 9 के 9 जो है बेस इस एसिड के अंदर डाली, तो सारे के सारे एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, साल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है, साल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारा ये सॉल्यूशन कौन सा कलर शो करेगा, कलरलेस रहेगा, क्योंकि हमने इसमें फिनोल्फथालीन इंडिकेटर जो है वो डाला हुआ है, कलरलेस रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अगला एक मॉलिक्यूल बेस का इसके अंदर डालेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे भी ये लिखा हुआ ना कि एज वी चेंज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जैसे ही पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंज होगी कलर ऑफ द सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक था कि बेसिक था। ठीक होगी ना बात, जैसे कि फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज इसकी एग्जांपल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर्स को पढ़ने से पहले हम जरा रिडॉक्स वर्ड को देख लेते हैं कि रिडॉक्स वर्ड असल में क्या इंडिकेट करता है। जो रिडॉक्स वर्ड है ना, ये कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, ठीक है। ये दो रिएक्शन जो है एट अ टाइम जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। इन दोनों कंबाइन करके जो है हमने एक नाम दे दिया है रिडॉक्स। जैसे कि रेड ले लिया रिडक्शन से और ऑक्स ले लिया हमने ऑक्सीडेशन से, तो ये कंबाइन बन के क्या बन गया, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडॉक्स रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। और इस रिएक्शंस के अंदर हम जो इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे उन्हें हम कहेंगे रिडॉक्स इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये भी हम कब यूज़ करते हैं, इन टाइट्रेशन के दौरान जो है हम इन इंडिकेटर्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। अब रिडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है कि एक इंडिकेटर कंपाउंड होता है जो कि चेंज करता है कलर को और स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है। ये कब अपना कलर चेंज करेगा, जब भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा, इंडिकेटर कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे जो है अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये पीएच पे डिपेंड नहीं करता किसी भी सॉल्यूशन की, ये उसके उस इंडिकेटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अभी हम आगे पढ़ते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। केमिकल कंपाउंड, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर्स को कि केमिकल कंपाउंड दैट अंडरगोज अ कलर चेंज एज इट गोज फ्रॉम इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म टू इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड जो कि अपना कलर चेंज करेगा जैसे कि वो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपना इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगा, ठीक होगी बात। अब ये भी वही टाइट्रेशन के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं कि एक ब्यूरेट के अंदर हम सॉल्यूशन है वो ले लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, और दूसरा सॉल्यूशन जो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होती। और जैसे ही हम ड्रॉप्स गिराते हैं और क्या होता है कि जैसे ही जिस ड्रॉप के ऊपर अगर जो है वो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन हुई और उसने कलर चेंज किया तो हमें पता चल जाएगा कि इसने जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस पे जो है अपना कलर चेंज किया तो ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस में इसने अपना कलर चेंज किया तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ये भी हम आगे पढ़ते हैं एग्जांपल्स के साथ, हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो हमें पहले से ही पता होती है इंडिकेटर की, ठीक है। फिर एक बात है कि रिडॉक्स इंडिकेटर जो है पीएच इंडिपेंडेंट होते हैं।
ठीक है। ये पीएच पे डिपेंड नहीं करते, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि रिडोस इंडिकेटर्स अपने कलर तब चेंज करेंगे जब सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, या रिडोस इंडिकेटर्स अपने कलर तब चेंज करेंगे जब ये सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। नहीं, हम यूँ नहीं कहेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि रिडोस इंडिकेटर्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे या ईएमएफ वैल्यू पे, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि डिफरेंट कलर्स इन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है, डिफरेंट कलर शो करेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में और रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है। फिर है जी कलर ऑफ इंडिकेटर डिपेंड्स अपॉन ईएमएफ वैल्यू या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ईएमएफ क्या है? हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल डाइफिनाइलामाइन अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर कलरलेस है, रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या है? कलरलेस है। लेकिन जब उसके सॉल्यूशन ने अपनी ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज कर ली 0.76 वोल्ट पे, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और रिटेन कर लिया वायलेट कलर। तो जैसे ही उसने वायलेट कलर एक्सटेंड करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इंडिकेटर ने कलर चेंज कर लिया, ठीक है। और अगर वो कलरलेस रहता है तो हमें पता होगा कि वो रिड्यूस्ड है इस वक्त और वो कलरलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल डाइफिनाइलामाइन की दी हुई है और कुछ एग्जांपल्स आगे हैं, जैसे कि ये इंडिगो टेट्रासल्फोनेट है, ऑक्सीडाइज्ड कलर ब्लू है, रिड्यूस्ड कलर कलरलेस है, और इसकी ईएमएफ वैल्यू 0.36 है। जैसे कि रिड्यूस्ड फॉर्म में कलरलेस है, जैसे ही उसने अपनी ईएमएफ वैल्यू चेंज करेगा तो वो ब्लू पे अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है जी मिथाइलिन ब्लू, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये ब्लू होता है और रिड्यूस्ड फॉर्म में कलरलेस होता है। फिर डाइफिनाइलामाइन है, फिर डाइफिनाइलामाइन सल्फोनिक एसिड है, फिर ट्रिस 2 बायोपाइरिडीन आयरन है, फिर फिरोइन है, फिर ट्रिस 5 नाइट्रो 110 फिनैंथ्रोलीन आयरन है, ठीक है। इनके सब की ये जो है वो ईएमएफ वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिवन है, और फिर इनका रिड्यूस्ड कलर भी, रिड्यूस्ड फॉर्म का कलर भी गिवन है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का कलर भी गिवन है। जैसे कि अभी हमने जो है किसकी बात की है, अभी हमने डाइफिनाइलामाइन की बात की है और वो यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है। ये मिथाइलिन ब्लू भी, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में अपना कलर ब्लू शो करेगा और रिड्यूस्ड फॉर्म में कलरलेस होगा। और हमें जब उसकी ईएमएफ वैल्यू 0.53 हो जाएगी सॉल्यूशन की तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की थी, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर कोई भी जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट है, वो क्या करता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, मतलब कि निकाल देता है, या हाइड्रोजन आयन या इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है। और रिडक्शन में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को या हाइड्रोजन आयन्स को जो है वो गेन कर लेता है, ठीक है। तो जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे और उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स क्या है? प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स, अच्छा जी, ये भी जो प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स हैं ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं। क्या होता है कि दोज इंडिकेटर्स दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। जब भी प्रेसिपिटेशन बनते हैं, उन प्रेसिपिटेट्स ने अपने कलर चेंज कर लिया, तो वो किस वजह से चेंज करेंगे? इंडिकेटर्स की वजह से। उनको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स को हम एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर भी कहते हैं। इनको एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेसिपिटेट के ऊपर जाके जो है, अगर ये प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है, इनके ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं। जब इनके ऊपर जाके लग जाएंगे, मेरा कहने का मतलब है कि लग जाएंगे इनके ऊपर, ठीक है, जब इनके ऊपर जाके लग जाएंगे या एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो कलर किसकी वजह से आएगा? उस इंडिकेटर की वजह से जो है ये कलर चेंज हो जाएगा। मतलब कि फर्ज कर ले कि पहले से इंडिकेटर का कलर जो था वो वाइट था। क्या था? ये वाइट था, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर एक इंडिकेटर आया, प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर आके बाइंड हुआ तो ये पिंक कलर का हो गया, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि प्रेसिपिटेट्स ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब रिएक्शन जो है इसको हम स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर फिनॉल रेड। आगे भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि येलो डाईफ्लोरेसिन, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, येलो डाईफ्लोरेसिन। फिर डाईक्लोरोफ्लोरेसिन, फिर इओसिन है, फिर डाईआयोडो डाईथाइलफ्लोरेसिन है, फिर टार्टाराजीन है, फिनोसेफ्रामीन है, रोडामीन 6G है। ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास किसकी आती हैं? प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स की आती हैं, ठीक है। फिर हम इसका थोड़ा प्रिंसिपल देख लेते हैं।
कि फ्लोरेसिन क्या होता है कि ऐड किया जाता है किसी भी NaCl सॉल्यूशन के अंदर बीइंग टाइट्रेटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, टाइट्रेटेड मतलब टाइट्रेशन का हम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अब हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने NaCl सॉल्यूशन को डाला, NaCl सॉल्यूशन जो है इसको हमने डाला, ठीक है। और ब्यूरेट के अंदर जो हमारा कंपाउंड होगा वो कौन होगा, वो हमारा जो कंपाउंड होगा ब्यूरेट के अंदर वो होगा जी AgNO3, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट हमारा जो कंपाउंड होगा वो होगा AgNO3, ठीक है। तो फ्लोरेसिन किस में हम डालते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने फ्लोरेसिन डालना होता है। इंडिकेटर हमेशा हम उस सॉल्यूशन में डालते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमने पता करनी होती है। क्या होता है कि फ्लोरेसिन इज यूज टू डिटेक्ट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद क्लोराइड आयन। क्या होगा कि जब ये AgNO3 इस NaCl के अंदर गिरेगा तो ये भी बॉन्ड टूट जाएगा और ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। Ag कंबाइन करेगा Cl के साथ, ठीक है। और जितना AgNO3 हम इसके अंदर गिराएंगे वो सारा का सारा जब सारे के सारे Cl के साथ कंबाइन कर लेगा तो तब जो है फ्लोरेसिन उन प्रेसिपिटेट्स के साथ जाके कंबाइन करेगा और कलर शो करेगा। और वो जब कलर शो करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हो गया है, ठीक है। आफ्टर अ क्वांटिटी ऑफ सिल्वर लार्ज इनफ टू प्रेसिपिटेट ऑल द क्लोराइड हैज़ बीन एडेड, ठीक है। मतलब कि हमने वो सारी क्वांटिटी डाल दी कि जिससे सारा क्लोराइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एडिशनल सिल्वर आयन क्या होते हैं कि पार्शली अब्जॉर्ब्ड होते हैं द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। मतलब कि अगर ये पार्टिकल्स बन गए हैं सिल्वर क्लोराइड के, ठीक है, तो इनके ऊपर किसने पहले आना है, कौन सी लेयर बनेगी सबसे पहले, जो बाकी जो सिल्वर बचेगा, मतलब कि जाहिर सी बात है Cl ख़त्म हो गया। अब हमें नहीं पता ना कि Cl कितना प्रेजेंट है Cl ख़त्म हो गया, तो जो बाकी Ag है वो उसने आके इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव आयन की सारी लेयर बना ली है अपनी यहाँ पे, ठीक है, सारी लेयर बना ली। अब इस लेयर के ऊपर जो है, इस प्रेसिपिटेट के ऊपर, इस लेयर के ऊपर कौन लेयर बनाएगा, अपनी नेगेटिव आयन की फ्लोरेसिन अपनी लेयर बना देगा। और कलर किस वजह से शो होगा, इसी लेयर की वजह से शो होगा कि रिएक्शन जो है कम्प्लीट हो गया है, अब आप सिल्वर नाइट्रेट को गिराना बंद कर दें, ठीक है। तो फ्लोरेसिन आल्सो इज एडजॉर्ब्ड एंड इन कंबाइनिंग विद द एडजॉर्ब्ड सिल्वर आयन चेंजेस कलर फ्रॉम येलो ग्रीन टू रेड। जब येलो ग्रीन से रेड कलर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जी रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, फ्लोरेसिन इंडिकेटर ने अपना कलर शो कर दिया है, फर्दर AgNO3 डालने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टॉप कर दें AgNO3 डालना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ BDH यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। BDH यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि ये pH इंडिकेटर होता है मेड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट सेवरल स्मूथ कलर चेंजेस ओवर अ वाइड रेंज pH वैल्यूज टू इंडिकेट द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि pH इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ pH पेपर होते हैं, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स जो हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं। सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर जो है वो डाले जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बना के जो है वो डाले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हम उन्हें डिफरेंट सॉल्यूशंस की pH को पता करने के लिए सिर्फ एक pH पेपर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें पता चल जाता है कि pH वैल्यू जो बताएगा वो हम pH स्केल से मैच करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि एसिडिटी वो सोल्यूशन एसिड है और वो सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले लास्ट टाइम बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो हैं वो pH पेपर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इसकी जो टाइप्स हैं उसके अंदर पहले हम टाइप्स देखते हैं कि इसकी कुछ टाइप्स हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है और pH पेपर की फॉर्म में भी आता है, ठीक है, दो टाइप्स के अंदर आता है। अब पहले हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, हम कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटर से मिलकर बनता है। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, यूजुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर किस चीज़ पे कंपोस्ट होता है, ये भी आप लोगों ने बातें याद रखनी है। वाटर पे, 1 प्रोपेनॉल पे, फिनोल्फथालीन सोडियम साल्ट पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू मोनोसोडियम साल्ट एंड थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम साल्ट पे जो है ये कंपोस्ट होता है, इसकी कंपोजिशन ये होती है। फिर यहाँ पे कुछ रेंज जो है इनकी पहले से बता दी जाती हैं, जैसा कि वो pH स्केल भी हमें पता था कि रेड है, फिर रेड एसिडिक है, फिर येलो थोड़ा सा कम एसिडिक है, इस तरह ग्रीन न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की लिस्ट दे दी जाती है, जैसे कि pH रेंज अगर लेस देन 3 है, 3 से कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो रेड कलर शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह अगर ऑरेंज येलो कलर शो कर रहा है तो वो वीक एसिड है और उसकी pH कहाँ पे वेरी करेगी, 3 to 6। ग्रीन कलर न्यूट्रल है हमारा और वो pH 7 होती है। फिर ब्लू कलर और फिर वायलेट और इंडिको जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली को शो करता है और उसकी जो pH है वो 11 से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर हमने टाइप्स का कुछ पढ़ा था कि pH पेपर फॉर्म में भी होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर और सॉल्यूशन फॉर्म में भी होते हैं।
पेपर फॉर्म का तो पता ही है, पीएच पेपर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्म क्या होता है कि प्रेपरेशन होती है सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन पीएच एंड कंटेनिंग अ नोन अमाउंट ऑफ इंडिकेटर। पहले क्या करते हैं कि हम एक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, उसकी पीएच भी हमें पता होती है और उसके अंदर हमें पता होता है कि हमने इंडिकेटर भी डाला है, हमें पता है कितनी अमाउंट हमने इंडिकेटर की डाली है। सोल्यूशन को हम अलग रख लेते हैं, इसको हम सोल्यूशन 1 का नाम देते हैं। फिर हम वो सोल्यूशन के अंदर इंडिकेटर डालते हैं, उतनी अमाउंट डालते हैं जितनी हमने इस बफर सोल्यूशन में डाल लिया है, और उस सोल्यूशन की पीएच जो है वो फिर हम पता करते हैं। किस तरह से पता करते हैं कि जब हम इंडिकेटर डालते हैं तो वो सोल्यूशन अपना कलर चेंज करता है, जब अपना कलर चेंज करता है तो उस कलर को हम बफर सोल्यूशन के कलर के साथ मैच कर लेते हैं। फिर हम मैच करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। ये बफर सोल्यूशन जो है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर पीएच पेपर है, पेपर फॉर्म में यही होता है कि पीएच पेपर आता है हमारे पास, और इस पीएच पेपर को जब हम किसी भी सोल्यूशन में डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करता है। फिर वो कलर जो है हम पीएच जो स्केल है उसके साथ मैच करते हैं और उसकी पीएच जो है हमें पता चल जाती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने जो है पीएच इंडिकेटर्स को कम्प्लीटली तौर पर जो है वो डिस्कस कर लिया है। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि 2 थ्योरीज पढ़ी हैं इंडिकेटर्स की, ऑस्टवर्ड थ्योरी है, फिर हमारे पास इसके अंदर बेंजीनॉइड क्यूनोनॉइड थ्योरी थी, ठीक है। जो हमारे पास बेंजीनॉइड क्यूनोनॉइड थ्योरी है ये तो जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जो हमारा सोल्यूशन जो हमारा इंडिकेटर है वो 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक बेंजीनॉइड और दूसरा क्यूनोनॉइड फॉर्म में। और ऑस्टवर्ड थ्योरी किस चीज़ पे बेस कर रही होती है कि हमारा जो इंडिकेटर है वो किस हद तक आयोनाइज हो रहा है और या आयोनाइज नहीं हो रहा, ठीक है। फिर हमने इसकी कुछ टाइप्स पढ़ी हैं इंडिकेटर्स की, जिसमें एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स पढ़े, फिर हमने जो है इसके अंदर पढ़े थे हमारे रिडॉक्स इंडिकेटर्स, फिर प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स, फिर हमने कुछ बीडीएच इंडिकेटर्स भी देखे थे। अच्छा, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना ये आप लोगों के सिलेबस में मेंशन नहीं है, ऐसा चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है अपने रजिस्टर्स पे, ताकि आप लोगों को फर्दर जो है याद करने में आसानी रहे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से ईजिली पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स, एंड अल्लाह हाफिज़।